Hello viewers, this is Priya. Today we will start class 9 Geography chapter 2 Physical features of India. एक दिन चीकू और मोटूलाल प्लान करते हैं कि आज हम इंडिया घूमेंगे। चीकू बोलता है मोटूलाल से कि यार ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम एक लिस्ट बनाते हैं कि पूरे इंडिया में फिजियोग्राफिक डिवीजन कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट है द हिमालयन माउंटेन्स, सेकंड द नॉर्दर्न प्लेन्स, थर्ड द पेनिसुलर प्लेट्यू, फोर्थ द इंडियन डेजर्ट, फिफ्थ द कोस्टल प्लेन्स एंड सिक्स्थ द आइलैंड्स। ऐसा करते हैं, हम सबसे पहले हिमालयन माउंटेन्स पे चलते हैं। उत्तरी की मोटूलाल, ये देख, ये तो पूरा इंडिया के नॉर्दर्न बॉर्डर पे फैला हुआ है हिमालय, और ये तो वेस्ट से लेकर ईस्ट डायरेक्शन तक कितनी सारी रेंजेस जा रही हैं। इसकी रेंजेस होता है एक लाइन में, जो हिमालयस होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, वो होते हैं, तो नंबर ऑफ माउंटेन्स को बोला जाता है कि रेंज है माउंटेन की। अरे चीकू यार, ये भी तो देख, ये इंडस रिवर से लेकर पूरा ब्रह्मपुत्र रिवर तक हिमालय ही हिमालय है। काश मेरे पास भी डोरेमोन की तरह कोई गैजेट होता तो मैं सारी इंफॉर्मेशन चुटकियों में ले लेता। ओए मोटूलाल, जरा देख, तेरे साइड में कुछ रोबोट सा खड़ा हुआ है। अरे लगता है ये कुछ बोल भी रहा है। मैं रोबोट ही हूँ और मुझे भेजा है डोरेमोन ने, और अब मैं तुम्हें बताऊंगा सारे हिमालयन माउंटेन्स के बारे में। मैं प्रिया मैम को कमांड देता हूँ, वो हिमालय के साथ साथ और भी जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है इंडिया के, उनको भी एक्सप्लेन करेंगी। ध्यान से सुनो मेरे प्यारे बच्चों। इंडिया के मैप में देखो, यहाँ पर ये नॉर्थ इंडिया में आर्क बना रहा है। ये आर्क 2400 किलोमीटर का है, और अगर हम कश्मीर में देखें तो ये 400 किलोमीटर की विड्थ है, और अगर हम अरुणाचल प्रदेश की साइड से देखें तो 150 किलोमीटर की विड्थ है। यहाँ पर सारे माउंटेन ही माउंटेन हैं। अगर हम ईस्टर्न साइड में देखें तो ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशन ज़्यादा है, मतलब कि कोई पहाड़ ऊंचा है तो कोई माउंटेन नीचा है। लेकिन जो वेस्टर्न साइड में है वहाँ पर सारे माउंटेन लगभग एक ही हाइट के हैं। हिमालय में 3 पैरेलल रेंजेस भी हैं। सबसे पहली जो पैरेलल रेंज है उसका नाम है द ग्रेट और इनर हिमालयास, और इसे हम हिमाद्री भी बोलते हैं। ये सबसे लोफ्टीएस्ट पीक है, यहाँ पर सबसे ऊंची पीक है ना, वो ग्रेट और इनर हिमालय की है। इसकी एवरेज हाइट 6000 मीटर्स है। तो अब सोच लो ये कितने ऊंचे ऊंचे माउंटेन हैं। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रेनाइट मिलता है। सेकंड है हिमाचल और लेसर हिमालय। इसकी हाइट हिमाद्री से कम होती है, 3700 से लेकर 4500 मीटर्स तक, और विड्थ है इसकी 50 किलोमीटर तक। इसमें जो लॉन्गेस्ट रेंज है उसका नाम है पीर पांजाल रेंज। और भी रेंजेस हैं जैसे कि धौलाधर और महाभारत। यहाँ पे फेमस वैलीज भी हैं जैसे कि कश्मीर की और कांगड़ा और कुल्लू वैली हिमाचल प्रदेश में। ऐसा करो मोटूलाल और चीकू, तुम दोनों यहाँ पे घूम कर आओ, और मेरी भी बैटरी बहुत लो हो रही है तो मैं भी अब चलता हूँ। बाय बाय, टाटा। मोटूलाल बोलता है ये सुन के, अरे यार चीकू, इस रोबोट ने तो थर्ड पैरेलल रेंज का बताया ही नहीं, बस 2 ही रेंजेस बताई हैं। थर्ड किससे पूछें? चल ऐसा करते हैं, प्रिया मैम को बुला लेते हैं, वही अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे थर्ड रेंज को। डोरेमोन प्लीज प्रिया मैम को भेज दो। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? तो आज हम देखेंगे 3 पैरेलल रेंजेस हिमालय की। 2 तो आपने देख ली है, हिमाद्री और हिमाचल, जिसे हम लेसर हिमालय भी बोलते हैं। थर्ड रेंज का नाम है शिवालिक। इसकी जो हाइट है वो 900 से लेकर 1100 मीटर्स तक है, मतलब कि जो अभी हमने 2 पैरेलल रेंजेस पढ़ी थी उनसे कम ही हाइट है इसकी। ये हिमालय की आउटर मोस्ट रेंज है। इस फिगर में बहुत अच्छे से बताया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले है हिमाद्री, उसके बाद है हिमाचल जिसे हम लेसर हिमालय बोलते हैं, और थर्ड जिसे हम शिवालिक बोलते हैं। तो यहाँ पे तीनों रेंजेस अच्छे से मेंशन की गई हैं। अब हिमाद्री से जो रिवर फ्लो करते करते हिमाचल में आएगी, उसके बाद शिवालिक में आएगी, तो वो कुछ
पत्थर लेकर आएगी, स्टोन्स लेकर आएगी और सॉइल भी लेकर आएगी जैसे कि ग्रेवल और एलुवियम। वो सारा आके शिवालिक में इकट्ठा हो जाता है, मतलब बहुत सारे स्टोन्स इकट्ठे हो जाते हैं। कुछ वैलीज हैं जो लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेन एरिया में ना, यहाँ इन दोनों के बीच में दून्स होते हैं, उन्हें हम दून्स बोलते हैं, जैसे कि देहरादून, कोतली दून और पाटली दून। कभी टाइम मिले तो यहाँ पर ज़रूर घूमना, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे। अभी तो हमने जो 3 पैरेलल रेंजेस देखी हैं वो लॉन्गिट्यूडल डिवीज़न है, मतलब अप से डाउन तक का। अब हम देखेंगे लेफ्ट से राइट तक, मतलब जो वेस्ट है वेस्ट से लेकर ईस्ट तक कैसे डिवाइड हो रखा है माउंटेन हिमालयास। इसे हमने रिवर के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है। तो इंडस से लेकर जो सतलुज रिवर का एरिया है उसे बोला जाता है पंजाब हिमालय या फिर कश्मीर और हिमाचल हिमालय। नेक्स्ट इसके आता है सतलुज रिवर से लेकर काली रिवर तक कुमाऊं हिमालय बोला जाता है, और काली रिवर से लेकर तीस्ता रिवर तक नेपाल हिमालय बोला जाता है इस एरिया को। और अगर तीस्ता रिवर से दिहांग रिवर तक देखा जाए तो ये है आसाम हिमालयाज। यहाँ पे आप मैप में देखेंगे कि जो हिमालयाज है ना वो बैंड हो रहे हैं। जो ब्रह्मपुत्र रिवर है यहाँ पे इस साइड में बैंड हो रहे हैं, तो ये जो बैंड होके साउथ साइड में आ रहे हैं धीरे धीरे करके, तो इसे बोला जाता है पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स और माउंटेन। यहाँ पे हमें सेडिमेंट्री रॉक्स देखने को मिलते हैं और यहाँ पे बहुत ही डेंस फॉरेस्ट होते हैं, घने जंगल। काफ़ी सारी हिल्स भी यहाँ पे फेमस हैं, जैसे कि पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड द मीजो हिल्स। ये थी हिमालयन माउंटेन की स्टोरी। अब हम नीचे की ओर चलते हैं। चलो हिमालय से उतरते हुए नीचे हम देखेंगे तो यहाँ पर ये सारा ही नॉर्दर्न प्लेन है। ये पूरा नॉर्दर्न प्लेन 3 रिवर से मिलके बना है, द इंदस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। और जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ट्रिब्यूटरीज होता है कि छोटी छोटी रिवर्स मिलके एक लार्ज रिवर में मिक्स हो जाती हैं, और इसका ऑपोजिट होता है डिस्ट्रीब्यूटरी, मतलब कि एक लार्ज रिवर चेंज हो जाती है छोटी छोटी रिवर्स में। ये दोनों डेफिनेशन अच्छे से याद रखना, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इसी में ही डाउट आता है कि ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिफरेंस क्या होता है। यहाँ पे जो सॉइल होती है वो भी इस रिवर के थ्रू ही बनती है। जैसे कि जो फुट हिल्स होते हैं ना हिमालय के, वहाँ पे बहुत सारी मिट्टी होती है, उसे ही बोला जाता है ये एलुवियल सॉइल है, और ये इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर की हेल्प से बनती है। इसी वजह से ये इतना फर्टाइल प्लेन है। यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ही अच्छा होता है। ये सुन के चीकू बोलता है कि मेरा तो मन कर रहा है मैं भी इन फार्मर्स के साथ यहाँ पे एग्रीकल्चर करूँ। कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ पे कितनी ग्रीनरी है। लगता है चीकू बेटा तुम्हें नॉर्दर्न प्लेन माउंटेन से भी ज़्यादा पसंद आ गया है। तो फिर सुनो इसके बारे में और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन। ये 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर कवर करता है, 2400 किलोमीटर लॉन्ग है ये, और 240 से लेकर 320 किलोमीटर तक ब्रॉड है। ज़्यादातर पॉपुलेशन ना हमें यहीं पे देखने को मिलती है, क्योंकि एक तो यहाँ पे फेवरेबल क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट अच्छा होता है, वाटर की सप्लाई अच्छी होती है, एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छा होता है। एक और बात याद रखना कि जहाँ पे एलुवियल सॉइल मिलती है ना, वहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा होता ही होता है। अच्छा, आपने नोटिस किया होगा कभी कि जो रिवर आती है ना माउंटेन से, तो वो बहुत तेज़ी से आती है, लेकिन नीचे आते आते उनकी जो स्पीड होती है वो बहुत डिक्रीज़ हो जाती है, कम हो जाती है। तो डिक्रीज़ होने के बाद जो आसपास काफ़ी सारे पत्थर होते हैं ना रिवर के, तो वो इकट्ठे हो जाते हैं और एक छोटू सा आइलैंड बन जाता है, और इसे हम बोलते हैं रिवर एंड आइलैंड। ब्रह्मपुत्र रिवर में एक माजुली करके रिवर एंड आइलैंड है, वो सबसे लार्जेस्ट इनहेबिटेटेड रिवर एंड आइलैंड है। इनहेबिटेटेड मतलब होता है अगर वर्ल्ड में जितने भी आइलैंड देखे जाएं उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इसी आइलैंड पे मिलती है। ऐसा करते हैं
नॉर्दर्न प्लेन को ना 3 सेक्शन में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट द इंदस, सेकंड द गंगा और थर्ड द ब्रह्मपुत्र। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं जो वेस्टर्न वाला पार्ट है ये पूरा इंडस रिवर का है और यहाँ पे जो प्लेन है उसे बोला जाता है पंजाब प्लेन। इसका ज़्यादातर पार्ट पाकिस्तान में लाई करता है और जो इंडस रिवर है ना उसकी ट्रिब्यूटरीज जैसे कि झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज ये सब हिमालय से ही ओरिजिनेट होती हैं। अच्छा, ट्रिब्यूटरीज का मतलब तो मैंने आपको बताया था, जैसे कि जो छोटी छोटी रिवर्स है ना ये मिलके लार्ज रिवर बनाती हैं और उस लार्ज रिवर का नाम है इंडस। तो इंडस की ट्रिब्यूटरीज हुई छोटी छोटी रिवर जो मिलके एक जगह इकट्ठी हो रही है और एक लार्ज रिवर बना रही है। यहाँ पे आपको ये दिख रहा है ना एक प्लेन 2 रिवर के बीच में, इसे बोला जाता है दोआब। दो मतलब कि 2, आब मतलब कि वाटर, मतलब कि 2 रिवर के बीच में जो छोटा सा लैंड एरिया होता है उसे बोला जाता है दोआब। जैसे कि पंजाब का नेम है, पंच मतलब 5, आप मतलब वाटर, मतलब 5 वाटर से एक लैंड घिरा हुआ है उसे बोला जाता है पंजाब। नेक्स्ट है गंगा प्लेन। अभी जो गंगा प्लेन है ना ये घाघर से लेकर तीस्ता रिवर तक एक्सटेंडेड है, फैली हुई है और यहाँ पे जो एरिया होता है ना, जो स्टेट्स हैं उनके नेम हैं हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और कुछ एरिया झारखंड का, वेस्ट बंगाल का। बात की जाए अगर ब्रह्मपुत्र प्लेन की तो ये पर्टिकुलरली आसाम में देखने को मिलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ना ये जो प्लेन है ये एक फ्लैट लैंड है, यहाँ पर कोई भी वेरिएशन नहीं होती, लेकिन ये सही नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। आपने भी देखा होगा कि जो लैंड होता है वहाँ पर ऊबड़ खाबड़ भी होता है, ऊंचा नीचा भी होता है, तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि एकदम फ्लैट होता है लैंड। यहाँ पर भी काफ़ी सारी रिलीफ फीचर्स होती हैं हिमालय की तरह। ऐसा करते हैं, इसके वेरिएशन को और अच्छे से समझने के लिए इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, भाबर, तेरई, भांगर एंड खादर। यहाँ पे आपको एक फिगर दिखाई दे रही है ना, तो हिमालय से जब रिवर नीचे की साइड आती है तो बहुत सारे रॉक्स लेते हुए आती है, तो उस रॉक्स को बोला जाता है ये भाबर है। और उसके बाद रिवर और ज़्यादा फ्लो होती जाती है नीचे, तो उस रॉक को, उस स्टोन को वो और छोटे पार्ट्स में कर देती है, तो उसे बोला जाता है तेरई। अब ये रॉक्स एकदम सॉइल बनने की कगार पे आ जाते हैं, तो इसे बोला जाता है भांगर। अब इससे भी ज़्यादा फाइन हो जाते हैं तो उसे बोला जाता है खादर। मतलब कि खादर को बोला जाता है कि न्यू एलुवियल सॉइल है, क्योंकि एकदम ये फाइन बहुत ही छोटी छोटी सी हो जाती है, बहुत ही अच्छी सी सॉइल हो जाती है। एक मैजिक बताती हूँ आपको, जो भाबर होते हैं ना उसमें जो स्ट्रीम्स होती हैं वो डिसअपेयर होती हैं, दिखती ही नहीं है। मतलब आपको रॉक्स ही रॉक्स दिखेंगे, रिवर नहीं दिखेगी, लेकिन वहाँ पे रिवर फ्लो हो रही होती है रॉक्स के अंदर ही अंदर। इसकी जो विड्थ लाइन है वो 8 से लेकर 16 किलोमीटर तक फैली हुई है, वो भी जो शिवालिक है ना उसके एकदम पैरेलल में। बात करें अगर हम तेरई की, तो जो बेल्ट का साउथ वाला एरिया है, मतलब कि जो हिमालय है वो तो नॉर्थ में है। अब हिमालय से हम जैसे जैसे नीचे आएंगे तो हमें पहले भाबर देखने को मिलेगा और उसके बाद तेरई देखने को मिलेगा, तो वो सारा साउथ वाला एरिया होता है। जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे साउथ आता जाएगा। तो अब जो तेरई वाला एरिया है वहाँ पे हमें रिवर देखने को मिलती है, क्योंकि भाबर में तो पूरी हाइड हो जाती है, रिवर दिखती ही नहीं है, क्योंकि रॉक्स ही इतने ज़्यादा होते हैं, रॉक्स के अंदर ही अंदर रिवर बहती है। ये तेरई वाला रीजन काफ़ी ज़्यादा वेट, स्वैम्पी और मार्शी होता है, मतलब कि दलदल जैसा। मोस्टली हमें यहाँ पे फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं और वाइल्ड लाइफ बहुत होती है यहाँ। पता है पार्टीशन के टाइम पे जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, उस टाइम पर काफ़ी सारे लोग माइग्रेट हुए थे, इस वजह से इस एरिया को, इस फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया गया था, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए बना दिया गया था। भांगर के केस में देखा जाए तो इसे बोला जाता है कि ओल्डर एलुवियम सॉइल है, और ये ना जो फ्लड प्लेन होता है उस पर टेरेस लाइक फीचर बनाता है, मतलब कि जो खादर से थोड़ा ऊंचा होता है हाइट में, तो इसलिए इसे बोला जाता है
कि ये भांगर है। ज़्यादातर यहाँ पे कंकड़ पाए जाते हैं। लास्ट है खादर। खादर को हम न्यू ईयर यंगर डिपॉजिट बोलते हैं, इसी वजह से इसे बोला जाता है कि न्यू एलुवियल सॉइल है और ये एवरी ईयर ही रिन्यू होता रहता है। इसी वजह से ही तो इतना फर्टाइल होता है ये एग्रीकल्चर के लिए। चीकू, अरे क्या हुआ मोटूलाल, तुम इतनी तेज चिल्ला क्यों रहे हो? चीकू चीकू देखो, यहाँ पर छोटे छोटे पहाड़ हैं। हिमालय में तो हमने बड़े बड़े पहाड़ देखे थे, लेकिन यहाँ पे छोटे वैसे हो गए ये। ओहो मोटूलाल, ये छोटे पहाड़ नहीं, ये तो पेनिनसुलर प्लेट्यू है। प्रिया मैम, आप ही एक्सप्लेन कर दो मोटूलाल को अच्छे से पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। नॉर्थ में हमने देखा था हिमालयाज, उसके बाद हमने देखा था नॉर्दर्न प्लेन, और अब हम देखेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू। इसकी हाइट तो माउंटेन से बहुत कम होती है, लेकिन ये ऊपर के साइड से एकदम फ्लैट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो माउंटेन से तो ये बहुत ही छोटे होते हैं। इंडिया का मोस्टली पार्ट तो पेनिनसुलर प्लेट्यू ने ही कवर किया हुआ है। देखा जाए तो प्लेट्यू को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। जो नर्मदा रिवर है ना, वही तो डिवाइड कर रही है। ऊपर वाले पार्ट को बोला जाता है सेंट्रल हाईलैंड्स, और जो नीचे वाला पार्ट है इसे बोला जाता है डेक्कन प्लेट्यू। अच्छा, एक और बात, पेनिनसुलर प्लेट्यू का नाम पेनिनसुलर प्लेट्यू इसलिए रखा गया है, पेनिनसुलर मतलब होता है 3 साइड से ये वाटर से कवर है। देखो 1, 2 और 3। प्लेट्यू ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बने हैं, और ये गोंडवाना लैंड के ड्रिफ्ट होने से बना है। जब गोंडवाना लैंड खिसक गया था थोड़ा सा, तब ये बना है प्लेट्यू। गोंडवाना लैंड की स्टोरी आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। अगर किसी को इंटरेस्ट है तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना सकती हूँ गोंडवाना लैंड की, बट अभी बस आपको इतना ही लर्न करना है 9th क्लास के लिए कि गोंडवाना लैंड के ड्रिफ्ट होने से ही पेनिनसुलर प्लेट्यू बना था। इसीलिए इसे ये भी बोला जाता है कि ओल्डेस्ट लैंड मास है। पेनिनसुलर प्लेट्यू 2 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड हुआ था, तो 1 बाय 1 हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सेंट्रल हाईलैंड का। ये नर्मदा रिवर के नॉर्थ में है, ये तो हमें पता चली गया है, और ये ज़्यादातर एरिया मालवा प्लेट्यू का कवर करता है। नॉर्थ की साइड से ये विंध्या को कवर करता है, सतपुरा को साउथ की साइड से, और अरावली हिल्स को नॉर्थ वेस्ट की साइड से। अगर हम इससे वेस्ट की साइड में जाएं तो हमें सैंडी और रॉकी डेजर्ट मिलेगा राजस्थान का। इस प्लेट्यू में जो रिवर फ्लो होती है ना, उनका नेम है चंबल, सिंध, बेटवा एंड केन, और ये साउथ वेस्ट से लेकर साउथ ईस्ट में फ्लो होती हैं। सेंट्रल हाईलैंड वाइडर है वेस्ट साइड में और नैरो है ईस्ट साइड में। तो जो वेस्ट वाला एरिया है उसे बोला जाता है बुंदेलखंड, और जो ईस्ट वाला एरिया है उसे बोला जाता है भागेलखंड। अगर हम ईस्टवर्ड साइड में देखें ना, तो एक ये एक्सटेंशन हो रहा है, देखो यहाँ पर ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है। अब हम डिस्कस करेंगे डेक्कन प्लेट्यू पे। डेक्कन प्लेट्यू एक ट्रायंगल शेप में है, तो इस वजह से इसे बोला जाता है ट्रायंगुलर लैंडमास। ये नर्मदा रिवर के साउथ में लाई करता है, और अगर नॉर्दर्न बॉर्डर में देखा जाए तो सतपुड़ा है, और ईस्टर्न बॉर्डर में देखा जाए तो महादेव, कैमूर हिल्स और मैकाल रेंज है। सेंट्रल हाईलैंड की तरह ही डेक्कन प्लेट्यू हायर होता है वेस्ट साइड में, और ईस्ट साइड में जाते जाते ये थोड़ा इसकी कम हाइट हो जाती है। जैसा कि हमने सेंट्रल हाईलैंड का पढ़ा था कि नैरो हो जाता है ईस्ट में जाके। प्लेट्यू हमें नॉर्थ ईस्ट साइड को भी देखने को मिलता है, जैसे कि मेघालय, कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू और नॉर्थ कच्चर हिल्स। छोटा नागपुर प्लेट्यू से सेपरेट हो रखा है। यहाँ पर 3 प्रोमिनेंट हिल्स हैं, गारो, खासी और जयंतिया हिल्स। डेक्कन प्लेट्यू पे देखें तो वेस्टर्न साइड में वेस्टर्न घाट है और ईस्ट साइड में ईस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट की हाइट ईस्टर्न घाट से काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब अगर कभी इन फ्यूचर बहुत ही तेज सुनामी आई तो ईस्टर्न घाट वाला पार्ट जो है, मतलब जो ईस्टर्न साइड है इंडिया की, वो जल्दी डूब जाएगी। वेस्टर्न घाट इतनी जल्दी नहीं डूबेगी, क्योंकि यहाँ का जो हाइट है ना, जो ऊंचाई है, वो काफ़ी ज़्यादा है ईस्टर्न घाट से। वेस्टर्न घाट की जो हाइट है वो 900 से लेकर 1600 मीटर्स तक है, और ईस्टर्न घाट की 600 मीटर्स है।
ईस्टर्न घाट डिसकॉन्टिन्यूस है और इरेगुलर है और ज़्यादातर रिवर ना यहाँ से बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो रही है, मतलब बे ऑफ बंगाल के साइड फ्लो हो रही है। वेस्टर्न घाट की जो हाइट है ना वो नॉर्थ से साउथ तक इंक्रीज होती जाती है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। सबसे जो हाईएस्ट पीक है वो है अनाईमुडी 2695 मीटर्स और डोडा बेटा की हाइट है 2637 मीटर्स। अगर हम ईस्टर्न घाट की बात करें तो यहाँ पर हाईएस्ट पीक का नेम है महेंद्रगिरी, इसकी हाइट है 1501 मीटर्स और यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट हिल्स है ना उनके नेम है शेवरॉय हिल्स, जवादी हिल्स। पेनिनसुलर प्लेट्यू में सबसे ज़्यादा ब्लैक सॉइल मिलती है और इसे बोला जाता है डेक्कन ट्रैप, क्योंकि यहाँ पे वॉल्केनो हुआ था सबसे पहले। वॉल्केनो में ना जो भी लावा होता है गरम गरम, तो जब वो बाहर आया तो वो ठंडा हो गया, ठंडा बन के ही ये प्लेट्यू बने थे। अरावली हिल्स भी हमने देखी थी जो कि प्लेट्यू के पेनिनसुलर प्लेट्यू के नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में लाई करती है। ये हाईली इरोडेड हिल्स होती है यहाँ पे और ब्रोकन हिल्स होती हैं और ये एक्सटेंड करती है गुजरात से लेकर दिल्ली तक। मैंने प्लेटू के बारे में तो आपको बता दिया, अब मैं आपको इंडियन डेजर्ट के बारे में बताऊंगी। इंडियन डेजर्ट अरावली हिल्स के वेस्टर्न साइड में है। अब हमें ये तो पता ही है कि डेजर्ट वाले एरिया में रेनफॉल भी बहुत कम होती है, तो यहाँ पे 150 मिलीमीटर से भी कम रेनफॉल होती है। अब रेनफॉल कम होगी तो वेजिटेशन भी कम होगा। इस रीजन में बस एक ही लार्ज रिवर है जिसका नाम है लूनी। इंडियन डेजर्ट अब हमने देख लिया है, तो अब हम कोस्टल प्लेन के बारे में पढ़ लेते हैं। द कोस्टल प्लेन्स। अब देखो जो कोस्टल प्लेन्स होता है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो सी के आसपास वाला एरिया है ये सारा कोस्टल प्लेन है। ये पूरा अरेबियन सी से लेकर बे ऑफ बंगाल तक। अब इस कोस्ट को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो वेस्ट की साइड में है उसे वेस्टर्न कोस्ट बोला जाता है और जो ईस्ट की साइड में है उसको ईस्टर्न कोस्ट बोला जाता है। तो अब ये जो वेस्टर्न कोस्ट है वो देखो यहाँ पर, ये तो वेस्टर्न घाट है। अब इस वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में तो है ये वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है। तो ऐसे ही जो ईस्टर्न कोस्ट है वो बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट के बीच में है। ये वाला पार्ट देखो, ये वाला जो है। अभी जो वेस्टर्न कोस्ट है ये 3 पार्ट में डिवाइड है। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो है कोंकण कोस्ट जो कि मुंबई से लेकर गोवा तक है, और जो सेकंड पार्ट है ना ये है कन्नड़ प्लेन, और जो थर्ड पार्ट है वो है मलाबार कोस्ट। इसी तरीके से जो ईस्टर्न कोस्ट है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। नॉर्थ साइड में नॉर्दर्न सरकार और जो साउथ वाला साइड है इसमें कोरोमंडल कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट वाइड होता है बट जो वेस्टर्न कोस्ट है वो नैरो होता है। अब जो ईस्टर्न कोस्ट है वो वाइड इसलिए होता है क्योंकि मोस्टली जो रिवर है वो यहीं पे ड्रेन करती हैं, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सारी रिवर इसी साइड आके ड्रेन होती हैं। और यहाँ पर जो इंडिया का लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है चिल्का लेक, वो भी यहीं पर है, ठीक है, उड़ीसा वाली जगह में। तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ये कि जो इंडिया का लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है वो कहाँ पर है, तो इसका आंसर है कि वो उड़ीसा में है। अब हम देखेंगे आइलैंड के बारे में। द आइलैंड्स। आइलैंड हम उसे बोलते हैं जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो एरिया है ये पूरा मतलब इसके चारों तरफ पानी ही पानी है, वाटर ही वाटर है। ये कोई ऐड नहीं है, आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इम्पोर्टेंट स्टेप लिया है। आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कंटेंट जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 299 के मेंबरशिप प्राइस में। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है। ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। अरे वाह भैया, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें, मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूँ। इंडिया में 2 आइलैंड है, लक्षद्वीप आइलैंड और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड।
बात करें अगर हम लक्षद्वीप आइलैंड की, तो ये अरेबियन सी में है और ये जो केरला के पास में जो मालाबार कोस्ट है उसके बहुत ही क्लोज है और इसे हम कोरल आइलैंड भी बोलते हैं। कोरल एक ग्रुप ऑफ एनिमल होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्लांट्स हैं, लेकिन दिख तो ये प्लांट्स रहे हैं लेकिन ये एनिमल है। तो इस एक एनिमल को, यहाँ पर जो एक एनिमल है उसे बोला जाता है पॉलिप, और यहाँ पे जो ग्रुप है पूरा बहुत सारे हैं ये, तो इन्हें बोला जाएगा ग्रुप ऑफ पॉलिप को कोरल। इनकी कोई बोन नहीं होती है, कोई हड्डी नहीं होती है इनमें। देखने में तो ये प्लांट जैसे होते हैं लेकिन होते ये एनिमल हैं। लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा है, इस वजह से लक्षद्वीप को कोरल आइलैंड बोला जाता है। पहले लक्षद्वीप 3 पार्ट्स में डिवाइड था, मिनिकॉय, लक्षद्वीप और अमनदीप, लेकिन 1973 में इसका नेम चेंज करके कंबाइन कर दिया गया और नाम रख दिया गया कि ये पूरा लक्षद्वीप है। अब इसको 3 पार्ट में डिवाइड नहीं किया जाएगा। तो इसका जो एरिया है वो है 32 स्क्वायर किलोमीटर। लक्षद्वीप का जो हेडक्वार्टर है, एक तरीके से जो कैपिटल है, वो है कावरती। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वो बे ऑफ बंगाल में है, और जो यहाँ पे देख रहे हैं आप नॉर्थ वाला पार्ट है ये है अंडमान आइलैंड, और साउथ वाले पार्ट को बोला जाता है निकोबार आइलैंड। यहाँ पर जो फ्लोरा और फोना है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। फ्लोरा मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं और जो फोना मतलब होता है एनिमल्स होते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये इक्वेटर के बहुत ही क्लोज है ये वाला एरिया। तो इक्वेटोरियल क्लाइमेट होने की वजह से यहाँ पर फॉरेस्ट भी ज़्यादा हैं। यहाँ पर बैरन आइलैंड भी है। तो बैरन आइलैंड में ना एक्टिव वॉल्केनो है। तो इंडिया का एक ही मतलब एक्टिव वॉल्केनो है जो कि बैरन आइलैंड में है। तो चैप्टर होता है हमारा फिनिश। आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आया तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।